गुड आफ्टरनून क्लास। कल हमारा लेक्चर 9 था जिसमें हमने क्या पढ़ा था? कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी? ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो हमने आज जो हम देखने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस उसमें एक टर्म हमको डिफाइन करनी है, प्लाज्मोलाइसिस। तो उस टर्म को देखेंगे। लास्ट में हमने क्या देखे थे? टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देखे थे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। और हाइपर और हाइपोटोनिक रिलेटिवली डिफाइन करते हैं। हाइपर मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, हाइपर मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? ठीक है, हाइपर और हाइपो रिलेटिवली डिफाइन होएंगे। हाइपर जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और हाइपो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो एक बार पहले एक टर्म लिख लो, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? हाँ, इसी में है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में एक प्लाज्मोलाइसिस टर्म लिख लो, क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पे बेस्ड है। When the cell is placed in solution, when the cell is placed in solution, when the cell is placed in solution having osmotic pressure greater than that of the cell, then water passes out. क्या हुआ मैम? हाँ, कर दिया है। Then water passes out of the cell due to osmosis. And because of this reason, cell material shrink gradually. And this gradually shrinking of cell is termed as plasmolysis. तो इसका बस सिंपल से इसको समझना, जैसे मान लो दो सॉल्यूशन दे रखे हैं हमको, प्रेशर अप्लाई कर रखा है। हाँ, ये सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है। और मैंने मान लिया π2 कितना है? ग्रेटर देन π1। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। तो अब किस तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होना चाहिए? पाई इज इक्वल टू पाई, प्रेशर ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोला है मैंने। पाई इज इक्वल टू, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। तो कम वाले से कहां मूव करेगा? ज्यादा वाले साइड। तो 1 से 2 की साइड सॉल्वेंट मूव करेगा। तो इसी तरह जो मैंने अभी प्लाज्मोलाइसिस में लिखवाया उसमें क्या लिखवाया है कि जब हम सेल को किसी ऐसे सॉल्यूशन में डाल रहे हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो सेल वाला कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो सेल से पानी बाहर की साइड मूव करेगा और सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा।
इसी श्रिंकिंग को बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम solution one side to solution second side। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन की। तो अगर किसी का मैं बोल रही हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो मतलब उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है। ठीक है, तो इधर अगर मैंने बोला π2 ज्यादा है तो इसमें मतलब कॉन्सेंट्रेशन इसका ज्यादा होगा। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, लो टू हाई मूवमेंट होता है, तो इसलिए सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 मूव करेगा। लिख लिया ये। तो अब हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, मतलब चारों, पर इन चारों को हम फिर से पढ़ेंगे। एक हम वेंट ऑफ फैक्टर डिफाइन करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सॉल्यूशन में जैसा हमने सॉल्यूट डाला है वो वैसा ना रहकर या तो डिसोशिएट होता है या फिर एसोसिएट हो सकता है। जैसे मान लो मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के फॉर्म में NaCl डाल दिया, तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूट के रहेगा, तो उस चीज को बोलते हैं हम डिसोशिएशन। और अगर कोई चीज एसोसिएट हो रही है, मतलब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो जैसे एसिटिक एसिड या कोई भी एसिड जब आप डालते हो तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो एसोसिएट हो जाती है, तो वो दो मॉलिक्यूल की जगह एक्चुअली में हमको एक मॉलिक्यूल प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि NaCl डिसोशिएट कर रहा है, तो हमने Na की 1 मोल ली है, पर उसकी जो प्रॉपर्टी हमको दिख रही होगी वो Na प्लस की वजह से और Cl माइनस की वजह से दिख रही होगी, तो 2 मोल की वजह से वो प्रॉपर्टी कुछ अलग दिखेगी। तो उसके रेशियो को हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। मतलब मैं इसको लिखवाऊंगी अभी अच्छे से। तो एक एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करके कॉन्सेप्ट आता है, या एबनॉर्मल मास बोल दो, कि जो मास एक्चुअली में सॉल्यूट का होना चाहिए था वो ना होकर उससे या तो 2 गुना 3 गुना ज्यादा है या फिर उससे कम है। ज्यादा कब होगा, ज्यादा कब होने की पॉसिबिलिटी है, जब एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा? एसोसिएशन होगा तब ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा। मतलब जब वो, हाँ, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स चलता है। उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है हमने सारी प्रॉपर्टी में देखा, सब में अपॉन में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमको, इसलिए हमने एक फैक्टर डिफाइन किया है I, जिसको बोलते हैं हम वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हुई है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है, चाहे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे RLVP हो या ऑस्मोटिक प्रेशर हो, डिवाइडेड बाय जो कैलकुलेशन के थ्रू आई है, जो हमने अभी तक फॉर्मूलाज पढ़े हैं जो उससे आई है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो इस वेंट ऑफ फैक्टर को बताता है कि मतलब इतने फैक्टर से प्रॉपर्टी मेरी अलग दिखाई देगी, मुझे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो ये ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड, या फिर इसको बोलेंगे थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं तो उन सब में क्या हो जाएगा, हमको तो ऑब्जर्वेशन वाली निकालनी है ना। अगर मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ, किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपना मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाह रही हूँ, तो मुझे जो ऑब्जर्वेशन होगा मैं उसी से कैलकुलेशन करूंगी। तो मुझे जो मेरी कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज है जो सारी हमने निकाली है, RLVP, डेल्टा TF, डेल्टा TB, उसको मुझे I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मेरी ऑब्जर्व वाली प्रॉपर्टी आ सके। तो अभी हम जो सारे फॉर्मूलाज यूज करेंगे या जिसमें भी एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है उसमें सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, RLVP बन जाएगी I इंटू X2 और डेल्टा TB बन जाएगा I इंटू KB मल्टीप्लाई बाय M, डेल्टा TF बन जाएगा I इंटू KF मल्टीप्लाई बाय M, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बन जाएगा, I इंटू CRT। समझ आए मैंने क्या लिखा है, कि ये वाली मेरी एक्चुअल जो ऑब्जर्व प्रॉपर्टी है वो मुझे ये ऑब्जर्व हुई। अब जो हम पढ़ रहे हैं, हमने अब तक जो पढ़ा वो ऐसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए पढ़ा है जो ना तो एसोसिएट होता है ना ही डिसोशिएट होता है। इसलिए मैंने एक दो क्वेश्चन में ब्रैकेट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी लिखवा रखा होगा,
उस नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि वो आयंस में नहीं टूट रहा है। तो जो ये सारी प्रॉपर्टी है ये नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के लिए। पर जब हम आई को इंक्लूड कर देते हैं मतलब उसमें एसोसिएशन भी हो सकता है और डिसोसिएशन भी हो सकता है। और अगर हम जैसे हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, ग्लूकोज ना तो पानी में जाके एसोसिएट होगा ना ही डिसोसिएट होगा, तो उसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी 0 हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ऐसे सोल्यूट के लिए आई की वैल्यू 1 होती है। तो ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड में कोई डिफरेंस नहीं रहता, वो दोनों सेम रहती है। क्या थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है, बाकी हम अभी लिखते हैं और साथ साथ थोड़ा इसके क्वेश्चंस करेंगे, उससे समझेंगे। लिखो, पहले हेडिंग डाल लो इसकी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे निकालते हैं आई, उन सबके फॉर्मूलाज देखेंगे। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बोर्ड वाला ये वाला अभी कुछ भी नहीं लिखना है। तो अगर 1 मोल NaCl है, लिखवाओगे, सब लिखवाओगे, हाँ। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिख लो वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर आई। ये मैंने जो तुमको अभी बताया उसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाया। जैसे मान लो NaCl है, 1000 ग्राम है, मतलब सॉल्वेंट का वेट 1000 ग्राम है, तो नीचे तो अपना 1 ही रह जाएगा। ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम की बात कर रहे हैं। अगर 1 मोल 1 किलोग्राम में मैं ले रही हूँ तो मोलैलिटी कितनी रहेगी 1 मोलल। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.51। तो 0.51, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नॉर्मल सॉल्वेंट का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो सॉल्यूशन का 100.51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल कैलकुलेशन से हुआ है जो हमने अब तक फॉर्मूलाज देखे। पर एक्चुअली में क्या होता है सॉल्यूशन में, NaCl टूट जाता है Na प्लस में और Cl माइनस में। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हमको 1 दिख रहे थे वो एक्चुअली में कितने हैं 2 मोल्स है। NaCl का 1 मोल था, NaCl डिसोशिएट होके Na प्लस में टूटा और Cl माइनस में टूटा, दोनों के 1 मोल बनेंगे। तो जो हमको टोटल ऑब्जर्व्ड मोल है वो कितने हैं 2। तो अब जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालेंगे मतलब डेल्टा टीबी अब किसके इक्वल आ जाएगा 1.02 के। तो टीबी कितना आ गया बॉइलिंग पॉइंट 101.02 डिग्री सेल्सियस। तो जो इन दोनों का रेशियो आएगा वही क्या बताएगा आई को बताएगा। मतलब इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि डेल्टा टीबी है और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है वो क्या है आई। पहले इतना लिखो फिर आई का फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। तो ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव मेरे को सॉल्यूशन में ऐसा लगेगा कि दो मोल्स आपस में 2 मोल्स घूम रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, वैसा दिखने में आएगा क्योंकि डिसोसिएशन हो चुका है। तो इसलिए हम मोलैलिटी जब निकालेंगे, अगर मोलैलिटी निकालनी है तो क्या होता है मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब नंबर ऑफ मोल्स कितने बन गए हैं 2, तो डिवाइडेड बाय 1 kg कर देंगे तो मोलैलिटी की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आई इस हिसाब से अगर हम इससे आई निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा आई क्या होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन जो कैलकुलेशन से आई है हमारी। तो कितना आ जाएगा आई इस केस में 2। और अगर हम फिर ऐसे एसिटिक एसिड या किसी एसिड की बात करेंगे तो उसके मोल क्या हो जाएंगे, अगर वो डाइमर बना ले रहा है तो एसोसिएट हो जाएगी तो उसके मोल बढ़ेंगे या कम होंगे, मोल कम हो जाएगी।
ये फॉर्मूला लिख लो, वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू या आई इज इक्वल टू, ये सब करने के बाद लिखना है ये फॉर्मूला। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि क्या है 1.02, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि क्या है 0.51। मैं इसको और डिटेल में करवाऊंगी, डेरिवेशन भी होगा कि एसोसिएशन पे मैंने ऐसे आई को 2 क्यों लिख दिया है, या फिर डिसोसिएशन में 2 क्यों लिख दिया और एसोसिएशन में हाफ क्यों बोल रही हूँ, तो हम डिराइव करेंगे प्रॉपरली। क्या क्या नहीं, when a solute undergoes association, when a solute undergoes association or dissociation in a solvent, the observed value of colligative property, the observed value of colligative property will be different from expected or theoretical or normal value of colligative property, due to change in number of solute particles, अगर तुमने ऊपर वाले में, मैं फिर से एक बार आई लिखवा रही, आई किसके इक्वल होगा, एबनॉर्मल, ये कोई भी टर्म तुमको क्वेश्चन में मिल सकती है, एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल वैल्यू ऑफ CGP divided by normal theoretical expected ये वाला आई का फॉर्मूला हो गया मास की टर्म में, वो था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में। अगर हम मोलर मास की बात करेंगे, क्योंकि हम सारी प्रॉपर्टीज में क्या देख रहे हैं, सारी प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के, ये चीज तो क्लियर है ना। तो मैंने लिख दिया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन जनरल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और आई हमने क्या डिफाइन किया था, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल। तो मोलर मास का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब नीचे एबनॉर्मल आएगा और ऊपर नॉर्मल आएगा। और ये हम सिंपल उससे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो NaCl है, NaCl डिसोशिएट हुआ, उसका आई की वैल्यू क्या आई थी
2, मतलब ज्यादा आई थी नॉर्मल से, आई की वैल्यू ज्यादा आई थी। पर एक अगर मास देखेंगे, अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे एसिटिक एसिड देख रहे हैं, एसिटिक एसिड का 2 मोल मिलके उसने एक डाइमर बनाया, तो अब मोलर मास बढ़ा होगा सोल्यूट का, पर उसकी आई की वैल्यू वैसे क्या आती है, एसोसिएशन में कम आती है और डिसोसिएशन में ज्यादा आती है। तो मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ा होगा तो नीचे बड़ा नंबर है और ऊपर छोटा नंबर है, तो आई की वैल्यू लेस देन 1 आती है। ये हम डिराइव करेंगे, मत टेंशन में, अभी इतना ही लिख लो। तो अगर मोलर मास तुमको क्वेश्चन में दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इस साइड वाला लिख लिया होगा ना। तो अब जो सारे फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे इन केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, भाई ठीक है, हो गया, अब क्या बात कर रहे हो। अब एक टर्म लिखो, अल्फा। अल्फा क्या होता है? अल्फा इज डिफाइंड एज, अल्फा इज डिफाइंड एज, अल्फा इज डिफाइंड एज degree of ionization, degree of ionization by which a solute is associated or dissociated, by which a solute is associated or dissociated। तो अगर हम डिसोसिएशन की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा, एसोसिएशन की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा। बेसिकली क्या बताता है कि अगर मान लो मेरा एक मोल सोल्यूट है तो वो कितना प्रतिशत डिसोशिएट हुआ है। जैसे अगर अल्फा की वैल्यू 0.8 है तो मतलब वो 0.8 या फिर 80% डिसोशिएट हो गया है, 0.2 है तो मतलब 20% डिसोशिएट हो गया है। तो ये परसेंटेज या फ्रैक्शन बताता है कितना एसोसिएशन हुआ है और कितना डिसोसिएशन हुआ है। फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब जो इजीली आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की कितनी हो सकती है? 100% ही हो सकता है ना। तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो इजीली आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए अल्फा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, मतलब उनका 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसे है जो एसोसिएट करने वाले तो 100% एसोसिएशन हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हेडिंग डाल लो तुम, कैलकुलेशन ऑफ
वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? दोनों के लिए निकालेंगे, एसोसिएशन के लिए और डिसोसिएशन के लिए भी। फॉर डिसोसिएशन ये मैंने क्या लिखा है, ए से NB मोल्स बने, मतलब ए कोई कंपाउंड था, जैसे NaCl था, तो वो 2 मोल्स आयंस में डिसोशिएट हुआ, ठीक है, तो N की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी 2। अगर मैंने उसका अल्फा मान लिया, कोई भी डिग्री से डिसोशिएट हुआ है वो, तो स्टार्टिंग में उसकी कॉन्सेंट्रेशन A थी, बाद में यहाँ पे इसकी 0 थी, आफ्टर सम टाइम इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बचेगी, A माइनस A अल्फा। ये मैं तुमको एग्जाम्पल से समझा रही। अगर ये एक कोई है, वो 2 आयन में टूटा है, ठीक है, ऐसे लेके चलते हैं इसको, इसकी कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में 1 है और इसकी 0 है। अब मैंने इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लिया है, लेट्स से 0.8। 0.8 मतलब एक से वो 0.8 तो डिसोशिएट हो गया है, बचा कितना है 0.2 बचा है, तो यहाँ 0.2 आना चाहिए। इसको मैं 1 माइनस 1 इंटू 0.2 भी लिख सकती हूँ, 0.8 भी लिख सकती हूँ, सेम ही चीज हुई ना। और यहाँ पे जो बनेगा, जितना यहाँ माइनस हुआ है उतना मल्टीप्लाई भी जितने उसकी मोल्स है उतना वहां पे बन जाएगा। मतलब यहाँ पे मान ले 0.8 का डिसोसिएशन हुआ है, तो अगर उसके 1 मोल होते तो 0.8 मोल्स बनते, पर उसके 2 मोल्स है तो कितने बनेंगे यहाँ पे 1.6 बनेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 1.6, जो कि एक्चुअली किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स जितने में वो डिसोशिएट हुआ है मल्टीप्लाई बाय जो उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, जो कि यहाँ पे मैंने 1 ली थी, मल्टीप्लाई बाय अल्फा। समझ आए कैसे लिखा है? ये हम इक्विलिब्रियम में और डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें पूरा इसी का खेल है, इसी के न्यूमेरिकल्स है सारे। बस अभी के लिए हमको डिसोसिएशन और एसोसिएशन की इक्वेशन जाननी है, कैसे सोल्व किया जाता है। तो जब ए मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट करते हैं n मोल्स में, तो स्टार्टिंग में अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन A है तो बाद में A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बन जाएगी, A माइनस A अल्फा, और B की Na अल्फा। अगर तुमको इसमें कभी कंफ्यूजन हो तो एग्जाम्पल लेके कर लेना, ये करोगे तो फिर उस टाइम क्लियर हो जाएगा कि कैसे कर रखा है। तो अब स्टार्टिंग में मोल्स कितने थे, लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन तो हो गया मेरा, तो एक्चुअल मोल्स कितने देखने को मिले मुझे, इन सब का एडिशन, कितने मोल्स इसके बचे हुए होंगे और बाकी बी के मोल्स बचे हुए होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने रहे, इसको मैं लिख सकती हूँ A माइनस A अल्फा प्लस Na अल्फा। ये किसको नहीं समझ आया, ये कैसे लिखा है मैंने एक्चुअल टोटल मोल्स, इन दोनों को ऐड कर दिया, क्लियर है ये चीज, इसी को मैंने उससे लिखा है। अगर मैं ए कॉमन ले रही सबसे, तो ये 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, अब यहां से मैंने अल्फा ले लिया, तो क्या आ गया 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। क्या क्लियर है ये कैसे लिखा है, समझ आया है क्या लिखा है? तो ये आ गए मेरे n एक्चुअल, जो मुझे सॉल्यूशन में ऑब्जर्व्ड हुए, होने ये चाहिए थे, पर डिसोसिएशन की वजह से मुझे क्या मिले हैं, a प्लस 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। n क्या है, जितने मोल्स में वो डिसोशिएट हुआ है। जैसे अगर NaCl की बात करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, MgCl2 की बात करते हैं तो n की वैल्यू, MgCl2 की अगर हम बात करते हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, MgCl2 है, ये टूट के क्या बनाएगा Mg2 प्लस प्लस, तो कितनी हो गई n की वैल्यू, अगर हम बात करते हैं Na2SO4 की, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी
3 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं 3PO4, तो ये जब टूटता है तो 3Na+ में टूटेगा और एक PO4 3- में टूटेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 4। तो N की वैल्यू क्या हो गई? 4। तो उसके हिसाब से ये वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले ये एग्जाम्पल के तौर पे इतना लिखो, फिर एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको लिखो। ए की वैल्यू तो हमको गिवन होगी, वो फिक्स नहीं है। वो तो हमको जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देगा सोल्यूट की, वो है नंबर ऑफ मोल्स जो दे रखे होंगे उसने। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लेट किया है, जरूरी नहीं है वो 1 हो। तो अब इस केस में अगर मैं बात करूं, 1 मिनट ये भी साथ साथ देख ही लो। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पे हम बात करेंगे डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमको ऑब्जर्वेशन में हम क्या चीज चेंज देख पा रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो ऑब्जर्व्ड कितने हुए हैं? हाँ, इस केस में ऊपर हम जनरल फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हैं ताकि वो हमारा हर जगह लगे। तो A+A1 + N-1 अल्फा, ऐसे ही लिखा हुआ है ना, डिवाइडेड बाय एक्चुअली में कितने थे? A। तो A से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन कैसे निकाला जाता है? वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन is equal to I is equal to 1 + N-1 अल्फा। अभी क्वेश्चन आ रखा था इसका 2025 में, डायरेक्ट ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन था। उन्होंने अल्फा की वैल्यू दे रखी थी और उन्होंने कंपाउंड दे रखा था A2B। ये क्वेश्चन करवाती हूँ, पहले ये करो। मेन तुमको वो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, उस फॉर्मूले को नहीं भूलना है। फॉर डिसोसिएशन I विल बी इक्वल टू 1 + N-1 अल्फा। और इसको दूसरी टर्म में अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा I-1 अपॉन N-1 इज इक्वल टू अल्फा। तो कभी तुमसे वो अल्फा निकलवा लेगा, कभी तुमसे I निकलवा लेगा। इस एग्जाम्पल में I की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 आयन में टूटा है, मतलब N की वैल्यू क्या हो गई? 2। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? तो उसमें पुट कर दे, 1 + 2 - 1 इज 1। तो I की वैल्यू हो जाएगी 1.8। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, if a solute A2B, if a solute A2B is 30% ionized, then what will be the value of Van't Hoff factor? Then what will be the value of Van't Hoff factor in terms of dash into 10⁻⁻1? तो ये मुझे इस जगह क्या आएगा वो आंसर चाहिए। यही था तुम्हारा एग्जैक्ट लैंग्वेज में, यही PYQ था।
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर? हमको अल्फा गिवन है, एन हम निकाल सकते हैं। एन कितना हो जाएगा इसके केस में? दो तो ए के आयन बनेंगे और एक बी का आयन बनेगा। ये अगर टूटता है तो कैसे टूटेगा? 2a प्लस में और 1b 2 माइनस में। ठीक है, क्या आ जाएगा? 16। कितना है आंसर? 16। नहीं कर रहा है तू? हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत तो आसान भी देते हैं, पर इतना बेसिक मत एक्सपेक्ट करना। पर आया हुआ 2025 का ही पीवाई की। पर वो फॉर्मूला चेक करते हैं बेसिकली, तुमको याद है या नहीं। अभी तो तुमने नया नया पढ़ा है और तुम्हारे सामने फॉर्मूला भी है। उस टाइम पे पता नहीं याद रहेगा नहीं रहेगा वाला सीन हो जाता है। क्या पता एसोसिएशन का कोई लगा कर आ गया हो। लिखो फॉर एसोसिएशन। फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन में क्या होगा? अब n मोल्स ऑफ ए एसोसिएट होकर an बनाएगी। तो अगर इसका a था, a माइनस ए अल्फा हो जाएगा और ये a अल्फा बाय n हो जाएगा। हाँ, जो भी है वो एसोसिएट हो जाएगी। बताती हूँ ये भी इसका एग्जाम्पल। इसको अगर मैं अल्फा लिखती हूँ तो ये हो जाएगा 1 बनाने में ऐसे, पर बेसिकली एक का H दूसरे के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो इस तरह से डाइमर बनता है। तो मतलब दो CH3O के COOH के मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पे N की वैल्यू क्या है? तो अब हम उस तरह से चले, अगर मान लो मैंने इसका 1 मोल लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1, और अल्फा की वैल्यू मैंने मान ली है 0.8, तो 0.8, तो यहाँ पे 0.2, यहाँ पे कितना बना होगा? यहाँ 2 है, यहाँ कितने बने हैं? तो उसका कितना हो जाएगा? हाफ। अगर वहां पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ हम क्या करेंगे? डिवाइड कर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 इंटू एल्फा, मतलब जो कि है 0.8 डिवाइडेड बाय 2। वही 1 माइनस, मतलब अगर मान ले 80% एसोसिएशन हुआ है, बच कितना गया? 0.2। सेम टू सेम, सेम चीज है, बस उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं मोल्स की, इसमें हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, वहां डिसोसिएशन होने के ज्यादा हो रहे थे, यहाँ कम हो रहे हैं। तो उस केस में हमेशा आई की वैल्यू क्या रहेगी? लिख लो एक बार, डिसोसिएशन वाले केस में लिख लो, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, या फिर इक्वल टू, हाँ, डिसोसिएशन के केस में इक्वल टू 1 जब 100% डिसोसिएशन हो गया। अभी तो हमने निकाला वो 30% डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगा के ज्यादा आया था ना, 1.6 आया था ना। यहाँ पे है
इसको मैं अच्छे से बना रही हूँ। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा आई का, आई ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मोल्स। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ए 1 प्लस ये दो फॉर्मूले याद रखने, एक ये वाला और एक ये वाला। एक याद है तो दूसरा अपने आप बन जाएगा। और एक तरीका बता रही कि अगर डिसोसिएशन का फॉर्मूला हमको याद था, डिसोसिएशन का फॉर्मूला अल्फा, बस n की जगह यहाँ पे 1/n कर दो, वो किसका हो जाएगा, एसोसिएशन का हो जाएगा। याद रखने का तरीका मैं एक ही याद रखती हूँ, उससे फिर ये वाला डिराइव करके सॉल्व करती हूँ। मैंने आंसर पूछा था डैश इंटू 10⁻⁻1 की फॉर्म में। लिखो क्वेश्चन लिखो। A decimolar solution, a decimolar solution, a decimolar solution of potassium ferrocyanide, of potassium ferrocyanide of potassium ferrocyanide is 50% dissociated, is 50% dissociated at 300 Kelvin, at 300 Kelvin. Calculate the osmotic pressure, calculate the osmotic pressure. अच्छा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला वैसे तुमको पता होना चाहिए, पर नहीं पता होगा तो याद कर लो। और एक कॉम्प्लेक्स की ये बात होती है कि वो सॉल्यूशन में अंदर वाले आयंस को डिसोशिएट नहीं करता है। कोई भी इस बॉक्स के अंदर है, सॉरी इस ब्रैकेट के अंदर है, वो वाले आयंस नहीं डिसोशिएट होते, वो एज ए पूरा एक आयन जाएगा, बाहर वाले आयंस टूट जाएंगे। मतलब ये टूटेगा 4K+ में और इसमें -4 के चार्ज में। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, 5। अल्फा तुमको दे रखा है, एन तुमको पता है, आई की वैल्यू निकालो। आई कितना आ जाएगा, n-154 इंटू 0.5 is 2, 2 + 1 3, हाँ 3 आ जाएगा। आई कितना आ जाएगा,
हाँ, अगर प्रेशर निकाल रहे तो वही लेना पड़ेगा। डेसीमोलर का मतलब क्या होता है? वाह, 1 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर में क्या रिलेशन है? 1 मीटर और 1 डेसीमीटर में डेसीमोलर जब भी लिखा हो उसका मतलब होता है, डेसी का मतलब होता है 1/10, तो इसकी 1/10 मतलब मैंने बोला ये डेसीमोलर, स्टार्टिंग में सॉल्यूशन का टर्म लिखवाया था ना, तो डेसीमोलर, अरे भाई सुन लो, अपनी बात बाद में कर लेना। डेसीमोलर का मतलब क्या होता है? कहीं पे भी एक मोलर लिखा हुआ है मतलब उसका मतलब तो 1 मोलर हो गया। अगर डेसी लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 1/10। तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो गई? 1/10 मोलर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.1 मोलर या 1/10 मोलर। आंसर 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.0821। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 300। इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही किया। अगर यही तुमको सेंटीमोलर दे देते तो उसका मतलब 10⁻² होता। आंसर है 7.389 ATM। लिखो, इक्वेशन लिखो। वेंटो फैक्टर, वेंटो फैक्टर, अगला क्वेश्चन। वेंटो फैक्टर ऑफ aqueous solution, वेंटो फैक्टर ऑफ aqueous solution of xy, वेंटो फैक्टर ऑफ aqueous solution of x, y, z are 1.8, are 1.8, 0.8 and 2.5। आगे ऑप्शंस में लिख लो, उसके बाद लिख लो हेंस देयर। पहला ऑप्शन, ऑप्शन बताना कौन सा करेक्ट होगा। बॉइलिंग पॉइंट, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? नहीं, नहीं, ध्यान रखो वो बॉइलिंग पॉइंट है, वो डेल्टा नहीं है। सारे ही मार दिए फिर एक एक तुक्के दो। कैसे आएगा सेकंड? सेकंड कैसे आएगा? क्यों? नहीं समझ आ रहा तेरे से।
क्या बोल रहे थे उन्होंने क्वेश्चन में? वैल्यूज क्या क्या दे रखी है? पहली 1.8, 0.8 और 2.5। मतलब इसके लिए डेल्टा टीएफ सबसे ज्यादा हो, डेल्टा टीबी सबसे ज्यादा होगा। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का सबसे ज्यादा होगा, फिर y का होना चाहिए और फिर z का होना चाहिए। तो फिर ये सही बन रहा है? नहीं नहीं, सही कैसे बन रहा है? पहले z फिर x और फिर y आना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इस तरह से वेरी करेगी ना। अगर मैं इसका देखूं डेल्टा टी भी इसका सबसे ज्यादा होगा क्योंकि आई की वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर इसके बाद इसका ज्यादा होगा और फिर वाई वाले सॉल्यूशन का। अरे भाई तुम सिंपल देखो, डेल्टा टी भी किसके इक्वल होता है? आई के बी मल्टीप्लाई बाय एम। सब फैक्टर सेम है, सिर्फ आई अलग है। जेड के लिए आई की वैल्यू है 2.5, डेल्टा टी भी उसका सबसे ज्यादा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा। अगर वो 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा है तो मान लो वो 105 डिग्री पे होगा। फिर सेकंड नंबर पे किसका ज्यादा होगा? एक्स का। ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सेकंड नंबर पे जाए, सबसे कम वाई का। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जब हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की, अब फ्रीजिंग पॉइंट में भी सबसे डिफरेंस किस में होगा? जेड में होगा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। फिर एक्स का होगा, सबसे ज्यादा वाई का होगा। तो ये वाला आंसर आएगा, सेकंड सही आएगा। समझ आया कैसे किया है? तो इसको प्लीज अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। मैंने बोला देखो हमको ये सब आई की वैल्यू दे रखी है। भाई चुप हो जाओ। बेसिकली ये मुझे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बता रही है, किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, किसकी कम है। तो यहां से मैं देख पा रही हूँ जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी वो जेड के लिए सबसे ज्यादा आएगी, फिर उसके बाद एक्स के लिए आएगी और फिर वाई के लिए आएगी। अब मैंने मान लिया डेल्टा टी भी जेड के लिए सबसे ज्यादा है, फिर एक्स के लिए है और फिर किसके लिए होगा? वाई के लिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ टीबी माइनस टीबी नोट, ये लिखा जा सकता है। और ये जेड लिख दिया और ये हो जाएगा टीबी एक्स माइनस टीबी नोट और ये हो जाएगा टीबी वाई माइनस टीबी नोट। यहां तक समझ आया? टीबी तो सब में कॉमन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ टीबी जेड इज ग्रेटर देन टीबी एक्स ग्रेटर देन टीबी वाई। ये चीज लिखी जा सकती है ना? इतना क्लियर है? तो मतलब पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। अब हम जब जा रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो उसमें भी क्या है? डेल्टा टीएफ किसका ज्यादा है? जेड का ज्यादा है, फिर एक्स का ज्यादा है और फिर वाई का ज्यादा है। यहां तक समझ आया? अब डेल्टा टीएफ क्या होता है? एक्चुअली में हम उसको क्या लिखते हैं? सोलवेंट का माइनस प्योर सॉल्यूशन का, ऐसे लिखते हैं ना उसको पॉजिटिव बताने के लिए। सोलवेंट का ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का क्या होता है? कम होता है। तो अब ये नेगेटिव में सबसे ज्यादा है, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा? ये अपोजिट हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा एरो आया है। किस चीज की? नहीं नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। आई का रिलेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से है, मैंने वो प्रॉपर्टी निकाली। अब तुम इसको इमेजिन करो, देखो अगर कोई चीज 0 डिग्री पे फ्रीज हो रही है तो जेड के लिए वो सबसे 5 डिग्री माइनस 5 डिग्री पे होगी और इसके लिए -3 डिग्री पे होगी क्योंकि डेल्टा टीएफ कम हो रहा है, और वाई के लिए -1 डिग्री पे फ्रीज होगी। अब देख लो फ्रीजिंग पॉइंट का, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? इन तीनों में से देखना बहन किसका दिख रहा है तुझे? सबसे कम जेड का हो जाएगा ना। इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? तो वही तो है। हम डिफरेंस हमने निकाला, हमको दोनों में आंसर क्यों अलग आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। तो एक्चुअली में वो और नेगेटिव गिर रहा है, पर वैल्यू उसकी क्या है? कम आएगी। चेंज की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा है, पर अगर सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं तो वो कम आएगी। तो इस वजह से फिर ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता, तीनों का इक्वल तो नहीं है।
और ये भी नहीं है। फिर समझ आया कैसे किया? उतनी कम होती है। यस, दिस इज द रीजन। साइन इनवर्स हो जाए, इट उल्टे हो जाते हैं। लिखो इफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, हाँ, if 0.1 molar solution, if 0.1 molar solution of potassium ferrocyanide, of potassium ferrocyanide is prepared at 300 Kelvin, is prepared at 300 Kelvin, then its density is 1.2 gram per ml. Then its density is 1.2 gram per ml. If solute is 50% dissociated, if solute is 50% dissociated, calculate delta P of solution, calculate delta P of solution, calculate delta P of solution if pressure of pure water, if pressure of pure water is 25 mmHg, is 25 mmHg. क्या? नहीं, वो तो निकालते हैं पीएसपी। इसमें तुमको पोटेशियम का मॉलिक्यूलर वेट बता दिया 39 और Fe का होता है 56, बाकी सबके तुमको पता है। पहले आई निकालो, फिर मोलैलिटी निकालो। तुमको मोलैरिटी दे रखी है और डेंसिटी दे रखी है, इन दोनों से मोलैलिटी निकालो। और जो एक फॉर्मूला तुमको मैंने RLVP में मोलैलिटी की टर्म में लिखवाया था, M अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 समथिंग करके। N नहीं, ये N1 आएगा इसका। फिफ्टी %, हाँ, IT वैल्यू 3 आएगी, सेम 50% डिसोसिएशन है। फिर से निकाल उधर।
कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखवाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू m इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। m यहाँ पे मोलैलिटी है, ये वाला फॉर्मूला। मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर है, नीचे ऊपर होता है कि नीचे होता है? अच्छा ऊपर होता है, सॉरी 1000। नहीं गड़बड़ लगी तो सीधा इससे डिराइव कर लो, n बाय n से। ये सॉल्वेंट का मोलर मास है। तुमको सॉल्यूशन, तुमको क्वेश्चन में मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। मोलैरिटी दे रखी है और डेंसिटी दे रखी है, उन दोनों को यूज करके मोलैलिटी निकालो। मोल कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन हो जाएगा। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.2 ग्राम पर ml। इसका मतलब हुआ इतने ग्राम है 1 ml में, 1 ml सॉल्यूशन में। तो 1000 ml सॉल्यूशन में कितने हो गए? 1200 ग्राम होगा। ठीक है, 1200 ग्राम होगा। अपने को सोल्यूट, इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल के दिखा दो। K4FeCN6 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? ये मेरे को सोल्यूट का वेट मिल गया, सोल्यूट की नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगी मैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगी सोल्यूट के, और मेरे को मोलैरिटी दे रखी है, मुझे वॉल्यूम पता चल जाएगा सॉल्यूशन का कितना है। 1000 ग्राम अपना मॉलिक्यूलर वेट, रुक जाओ देखती हूँ कितना है। हाँ 368 है। अगर डेंसिटी हमको ये सॉल्यूशन की दे रखी है ना, तो इसका मतलब हुआ ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। और ये अच्छा ये ऐसे होगा, ये सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा। देखो अब मैं, हमको मोलैरिटी की, ये क्वेश्चन तुम्हारे मोल कॉन्सेप्ट में बहुत बनते हैं, जिसमें तुमको डेंसिटी दे रखी होगी और मोलैरिटी दे रखी होगी, तुमको मोलैलिटी में कन्वर्ट करना होगा। तो उसको कैसे करोगे? डेंसिटी को मैं लिख सकती हूँ कि 1.2 ग्राम 1 ml सॉल्यूशन में है, तो मैंने लिख दिया 1200 ग्राम होगा 1000 ml सॉल्यूशन में। ये वेट किसका है? सॉल्यूशन का ही वेट है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है ना, तो सॉल्यूशन का वेट होगा ये। तो सॉल्यूशन का वेट आ गया, हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। अब हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम और ऊपर में 1000, अगर ये ml में। ये फॉर्मूला क्लियर है एकदम? अब इसमें मुझे क्या नहीं पता है, इस वाले फॉर्मूले में मुझे क्या चीज नहीं मालूम है अभी तक, वेट नहीं मालूम है सॉल्यूट का। तो यहां से मैं सॉल्यूट का वेट निकालूंगी, टोटल वेट में से जब सॉल्यूट का वेट माइनस करेगी तो किसका वेट आएगा? अरे भाई सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का वेट माइनस करेगी तो किसका वेट आएगा? तो सॉल्वेंट का वेट वहां से मिलेगा। और मोलैलिटी में क्या यूज होता है? मोलैलिटी में, हाँ मोलैलिटी में किसका वजन यूज होता है? वही निकालना है हमको। तो ये तुमको इसका मोल कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतने तक पूछता है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे, डेंसिटी देकर मोलैलिटी पूछ रखी है, निकालना पड़ेगा। तो पूरा टोटल आंसर अगर बोले तो 0.18 है, बीच वाला तो मेरे को भी निकालना पड़ेगा। कैलकुलेटर है किसी के पास?
देना एक बार। नहीं वो नहीं चाहिए, दिखता नहीं है उसमें। तो सबसे पहले हम वेट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। कहा गया फॉर्मूला ये 0.1 मोलर दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने कितना बनाया है 1000 ml। मोलर मास कितना है 360। कितना आया था लक्ष्मी मोलर मास? इतने इतने बड़े का 36.8 आएगा मोलर मास। 368 आ गया तो अब कितना बन जाएगा ये पॉइंट। हाँ तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ गया 36.8। सोल्यूट आ गया अपना 36.8। सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा 1200 में से 36.8 माइनस कर दो। ये आ जाएगा अपना 1163.2। ये आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक समझ आया या नहीं आया? थोड़ी अपनी शक्लें सुधार के रखा करो। अगर समझ आ रहा है तब तो सुधार लो कम से कम, हमेशा चढ़ा के रखते हो। हाँ ये ग्राम में आएगा ना। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब मुझे जो फॉर्मूले में यूज करना है क्या चाहिए, मुझे मोलैलिटी चाहिए। तो मोलैलिटी कैसे निकलेगी? मोलैलिटी क्या हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। ये ग्राम में। तो सॉल्यूट के मोल्स कितने जाएंगे 0.1 अपॉन में 1163.2 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो मोलैलिटी कितनी आ गई डिवाइडेड बाय 1163.2। ये आ गई अपनी 0.085 या 86 मोलर। ये मोलैलिटी की वैल्यू आ गई है। अब यहां तक सबको समझ आया ये कैसे किया है? यहां तक तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि मोलैलिटी कैसे निकालोगे अगर मोलैरिटी और डेंसिटी दे रखी है। तो पहले डेंसिटी से सॉल्यूशन का वेट निकाल लोगे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने 1000 के लिए निकाल दे ताकि इजी रहे कैलकुलेशन में। मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में पुट करके वेट ऑफ सॉल्यूट निकालोगे और फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल के मोलैलिटी निकाल लोगे। ठीक है, यहां तक हमने मोलैलिटी निकाल ली। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पी नॉट, इसको मैं लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू मोलैलिटी कितनी है 0.086। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 0.18 mmHg कुछ है 18 हो जाएगा और यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया है, ये आ गया 1.547 डिवाइडेड बाय 1000। ये 1 इस साइड जाएगा, एक इसके इक्वल आ गया पी नॉट डिवाइडेड बाय पी एस। हाँ अच्छा, हाँ डायरेक्ट डेल्टा भी निकाल सकते हैं ना, हमको तो पी नॉट माइनस पी एस निकालना है ना। तो इसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, पी एस कितना दे रखा है अपने को, पी नॉट दे रखा है मैंने। हाँ तो इसीलिए नहीं होगा, ये पहले यहाँ से पी एस निकालना पड़ेगा और फिर वो पी नॉट माइनस पी एस करके वो डिफरेंस आएगा। ये कैलकुलेशन देखने का, अरे और हम उसको भी भूल रहे हैं ना,
आई को, इनके साथ आई मल्टीप्लाई में रहेगा, फिर वो प्लस जाके छोड़ दे इसको, मैं शुरू से करवा रही है पूरा। ठीक है, इधर देखो K4FeCN6 हमको कॉम्प्लेक्स दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। यहाँ पे आई एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 5, अल्फा कितना दे रखा है 50%, मतलब 0.5, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। यहां तक सबको क्लियर है। डेंसिटी कितनी दे रखी है अब 1.2 ग्राम पर ml, और ये भी बोल सकते हैं कितना होगा अगर 1200 ग्राम पर 1000 ml, सेम बात होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन का वेट तो होगा 1200 ग्राम और उसका वॉल्यूम कितना होगा 1000 ग्राम। यहां तक सबको क्लियर है। अब हमको और क्या दे रखा है, इसमें मोलैरिटी दे रखी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1000 अगर वॉल्यूम ml में है, जो कि हमारा ml में ही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास कितना आ जाएगा इसका 368, तो 368 से डिवाइड किया, यहाँ पे 1000 ml उसका वॉल्यूम है और ऊपर भी 1000 है। मोलैरिटी कितनी दे रखी है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज 36.8 ग्राम पर ग्राम आ जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है। अब वेट ऑफ सॉल्यूट ये आ जाएगा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर मुझे निकालना है तो वो क्या हो जाएगा 1200 माइनस 36.8, 1163.2 ग्राम। यहां तक समझ आ गया कैसे किया कैलकुलेशन। हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी मुझे पता चल गया कितने हो जाएंगे, 36.8 डिवाइडेड बाय 368 कितने हो गए 0.1। ठीक है, अब मैं निकालूंगी मोलैलिटी, क्योंकि मेरे RLVP के फॉर्मूले में मोलैलिटी यूज होगी। करना चाहूं मैं इसको उससे भी कर सकती हूँ, N/N से भी, क्योंकि हमको वेट दोनों के मालूम है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट है, उससे भी हम कर सकते हैं, उसी से कर देते हैं। तो P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PS इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई पर ना वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी पर उसमें हम ये तो I मल्टीप्लाई बाय नहीं करते वैसे, N डिवाइडेड बाय कैपिटल N, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तो 0.1 हो गए। I की वैल्यू क्या है 3, इसको मैं लिख सकती हूँ P0 बाय माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई बाय इसके मोल्स है 0.1, कितने आएंगे 1160.2 डिवाइडेड बाय 18, तो ऊपर मैंने 18 लिख दिया। यहां तक समझ आएगा वो ये कैसे किए। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा अपना 1 डिवाइडेड बाय 1163.2, ये आ गया है अपना 0.00642, मतलब 4.642 इंटू 10⁻⁻3 लिख सकती हूँ मैं इसको ऐसे। हाँ,
तो पी नॉट बाय पी एस इज इक्वल -1। अब -1 को हम उस साइड ले गए, तो ये क्या आ जाएगा एक्चुअली में 1 + 0.0 ऐड करो इसको +1 1.00464 और हमको इन दोनों में से किसकी वैल्यू दे रखी है, पी नोट की या पी एस की? पी नोट की दे रखी है, तो पी नोट डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू विल बी पी एस की वैल्यू। तो पी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नोट कितना दे रखा है .25, तो ये हो जाएगा अपना 25 डिवाइडेड बाय 1.0046, कितना आ गया ये 24.88, ये सॉल्यूशन का आ गया है। ठीक है, तो हमको पी नोट माइनस पी एस निकालना है। अब निकाल इन दोनों का जो भी डिफरेंस आ रहा है। नहीं 0.88 नहीं आएगा, 0.12। अरे कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ हो रहा है, उसके आसपास ही आएगा। इसमें आंसर कुछ और दे रखा, मैं एक बार इसको घर जाके कैलकुलेट करूंगी। उसमें तो 0.18 mmHg दे रखा है, इसके हिसाब से हमारा 0.12 mmHg आ रहा है ना? क्या 0.2 कैसे आएगा, 0.12 आएगा। ठीक है, पर तरीका ऐसे ही यूज होगा, इसी तरह से करना है।